नमस्कार। आज का ये सम्मेलन एक महत्वपूर्ण दिशा की ओर सोचने के लिए सारे ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने का प्रयत्न है। मैं IIT रोपड़ के आदरणीय ओझा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने और IIT गुवाहाटी ने एक पहल की है और उस पहल के कारण से आज आप और हम सब यहाँ इस विषय पर विचार करने के लिए उपस्थित हैं। मंच पर आदरणीय मंत्री महोदय जयंत बरुआ जी, विद्या भारती के अध्यक्ष दिव्य ज्योति बहन जी, चेयरमैन साहब ओझा जी, IIT गुवाहाटी के परमेश्वर जी, आदरणीय चेतन जी, ERDC के कोऑर्डिनेटर, सभी प्रतिभागी भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो ये सौभाग्य है कि 2024 में वर्ष के प्रारंभ के समय में आपका और हमारा मिलना हो रहा है। ये नया वर्ष आपके लिए, आसाम के लिए और सारे देश के लिए बहुत ही शुभ हो, ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ। मैंने जब इस विषय को समझने का प्रयास किया तो मुझे ये ध्यान आया कि देश के प्रधानमंत्री जी का कितना लंबा सोच है। अमृतकाल गुजर रहा है, 2047 का लक्ष्य सामने है और लक्ष्य का पॉइंट भी तय कर लिया कि दुनिया में हम नंबर 1 का भारत कैसे बने। इस लक्ष्य को पार करने के लिए जो हमारी है जो जनसंख्या है, ये इसमें सहयोगी बनकर के कैसे काम करे। तो मैं सोचता हूँ कि शायद मेरा एक लंबे कालखंड का राजनीतिक जीवन है। 2013 में जब भारत दुनिया की आर्थिक शक्ति में 11वें पायदान पे था, पिछली बार हम 5वें पायदान पे आ गए और वो 5वां पायदान भी कौन सा? हमने इंग्लैंड को पीछे किया जिसने हमको 200 साल तक गुलाम रखा। इसका मतलब हमारे कदम प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद जिस तरीके से विकास की ओर बढ़ाया, वो निरंतर इस बात को केवल देश को नहीं दुनिया को भी ये सचेत कर रहा है कि भारत आर्थिक शक्ति के रूप में 2027 में दुनिया की तीसरी शक्ति बनकर खड़ा हो जाएगा। ऐसा उसको केवल भारत नहीं कह रहा है, दुनिया के सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं। मैं सोचता हूँ इस कोविड के बाद सबके विकास के पहिए रुक गए। GDP ग्रोथ सबकी घट गई, विकास दर सबकी घट गई, कोई 1% पे, कोई 2% पे, कोई 2.5% पर है। पर भारत आज विकास की दर से 6.7 से लेकर लगभग 8% को टच कर रहा है, जो हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 ग्रोथ की दृष्टि से आज हिंदुस्तान बना। और इसी आधार पर उन्होंने जो लक्ष्य तय किया कि 27 में तीसरी शक्ति बनेगी। और उस तीसरी शक्ति को बनाएंगे कौन? यही मैन पावर बनाएगा। जब तक ये मैन पावर अपने दिमाग को नहीं चेंज करेगा, तब तक हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ शक्ति अगर किसी के पास है तो भारत के पास है। सबसे ज्यादा टैलेंट बच्चे अगर कहीं हैं दुनिया में तो भारत में हैं। यहाँ का बच्चा दुनिया के जिस देश में भी गया है, उसने अपना झंडा गाड़ करके बता दिया कि हिंदुस्तान के टैलेंट का कोई मुकाबला नहीं है। उसमें क्षमता है, उसमें सोच है, उसमें काम करने की तमन्ना है। प्रभु ने उसको शक्ति दी है, लेकिन हम उसको शक्ति को जगा नहीं पा रहे, उसको उस पर प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं।
और इसलिए आपने देखा होगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 17 से इस पर काम प्रारंभ हुआ। हिंदुस्तान के सभी विद्वानों ने बैठ करके हिंदुस्तान की सब बातों को समझने का प्रयास किया और प्रयास में एक बात ध्यान में आई कि जब तक हम हर व्यक्ति में स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक उसका कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा। केवल बौद्धिक ज्ञान से ही कुछ नहीं होगा, तो उसमें व्यक्तिगत ही कोई न कोई एक स्किल जरूर होनी चाहिए जिसके आधार पर वो मजबूती से स्वयं भी खड़ा रह सके और अपने आजू बाजू के लोगों को भी उस स्किल के आधार पर जॉब मांगने वाला नहीं, जॉब देने वाला कैसे तैयार हो, इस विषय में सोच प्रारंभ हुआ। और मैं ये सोचता हूँ ये जो ओझा जी आपने और आपके सहयोगी ने ये जो 3 दिन की वर्कशॉप, सामान्यतः कभी कभी वर्कशॉप होती है अपने देश में, पर वो भाषण वर्कशॉप होती है, कुछ बड़े बड़े लोग आते हैं, अच्छे अच्छे भाषण दिए जाते हैं, आप भी सुनते हो और मैं भी सुनता हूँ, चले जाते हैं। ये पहली बार मैंने अनुभव किया। ओझा जी आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने 3 दिन तक इस नॉर्थ ईस्ट के ये जो जितनी भी सिस्टर स्टेट है इन सब के लोगों को बुला करके इस विषय पर मंथन करने का विचार बनाया। और यहाँ जो लोग बैठे हैं, ऐसा मेरे को है कि पहले दिन आप जितनी भी ये जो 8 सिस्टर स्टेट है इनके स्कूल प्रिंसिपल को बुला करके उनके साथ दिन भर बैठ करके चर्चा करेंगे। इसका मतलब जब तक आदान प्रदान नहीं होगा विषय का तब तक विषय ठीक तरह से जमीन पर नहीं जाएगा। और आदान प्रदान करने की आने वाली यूथ को अगर कोई रास्ता देने की क्षमता में रखता है तो ये प्रिंसिपल रखता है। कारण क्या है कि हमको अपने अतीत से काट दिया, उसके कारण से हम बेकार हो गए। पहले कोई बेकार नहीं था, हर एक के घर में कुछ न कुछ काम था। उसका पिताजी अगर सोने की घड़ने का काम करता था तो उसका छोटा 8 साल का बच्चा भी धीरे धीरे काटना शुरू कर देता था। अगर घर में उसके कुम्हारी का काम होता था तो उसके पिताजी तो बनाते थे बर्तन, और वो बच्चा भी कम से कम कुछ नहीं होता तो मिट्टी को खोदने का काम तो करता था ताकि उनका सहयोगी बन जाए। अगर उसके घर पर लोग खेती करते थे तो खेती नहीं कर सकता है तो कम से कम फसल को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लाने का तो काम करता था। उसका मेन पावर एक तरह से उसको उसके साथ जुड़ने का मौका मिला। लेकिन जैसे जैसे हमने अपनी ये पढ़ाई की और ये जो सूट बूट पहने, फिर कहीं धूला नहीं लग जाए तो यूँ चिढ़ने लग गए, उसके कारण से हमने जमीन को छोड़ दिया। और जो देश का नौजवान अपनी जमीन को छोड़ देता है उसको बेरोजगारी खाएगी खाएगी। बेरोजगार वो हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, बाकी बेरोजगार हो नहीं सकते। और हमारी इस पढ़ाई ने, अंग्रेजों ने हमको सबसे ज्यादा जो तकलीफ दी वो यही थी कि उन्होंने आपको पढ़े लिखे करके नौकरी की तरफ डाइवर्ट किया कि अगर आप अंग्रेजी पढ़ोगे तो नौकरी लगोगे, तो हमने सब नौकरी की तरफ भागे और अपना जो मेन काम था उसको सबको छोड़ दिया। अकेले बूढ़े माँ बाप के भरोसे छोड़ दिया, गाय पालन करना भी और खेत बोना भी। हम अपने आप कट गए, और जब हम कट गए और बढ़िया कपड़े पहनने शुरू हो गए तो फिर हमको मिट्टी के साथ काम करने का स्वभाव ही नहीं रहा। लगता था मिट्टी का काम तो कोई गरीब आदमी करता है। ये देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश की संस्कृति ने हमको बचपन में, जब वो छोटे बच्चे थे तो हमारे गांव में सबसे संपन्न आदमी उसको मानते थे जिसके पास सबसे ज्यादा जानवर होते थे, जिसके पास सबसे बड़ी खेती होती थी, वो गांव का मुखिया कहलाता था। धन दौलत का और कोई नाप नहीं था, जानवरों की संख्या थी और खेतबाड़ी थी, उसके आधार पर गांव का जमादार माना जाता था, मुखिया माना जाता था। और हमने धीरे धीरे उसको पलट करके जो नौकरी करता है वो नंबर 1 पे चला गया, खेती करने वाला सबसे नीचे चला गया। तो अपने आप ही एक तरह से श्रम के प्रति अनादर पैदा हो गया, देखने का दृष्टिकोण बदल गया। हमारा देखने का दृष्टिकोण ही हमारे सारे अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है। आज भी आप बता दो, आपको अगर एक नंबर चाहिए, आपका घर का नल खराब हो गया, 3 दिन तक फोन करते रहो, आज मेरे को टाइम नहीं है, कल आऊंगा, आज मेरे को टाइम नहीं है, करता है नहीं करता है? क्या मतलब काम तो है। आज भी अगर बिजली का कनेक्शन कट जाए या फॉल्ट आ जाए तो आपको बिजली वाले को ढूंढने में कितना समय लगता है?
आज भी अगर मोबाइल खराब हो जाए तो उसको ठीक करने के लिए कितना समय लगता है। आज भी अगर आपको बढ़िया प्रेस करानी हो तो आप अच्छा डायग्नोसिस ढूंढना पड़ता है, फिर वो मन चाहे इतना पैसा लेता है। इसका मतलब रोजगार है, रोजगार करने का स्वभाव नहीं रहा, और यही है स्किल। ये 2020 की जो शिक्षा पद्धति का नई शिक्षा नीति आई है, उसका मेन जो फोकस है वो इस बात पे है कि व्यक्ति चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो जाए, उसे कोई न कोई स्किल जरूर आनी चाहिए। उसको सिखाने के लिए हमने इसको डाला है। पहले दिन आपने संस्था प्रधानों को बुलाया, कल आप रूरल के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो दिन भर आप यहाँ बैठ करके चर्चा करेंगे, विषय को समझने का प्रयास करेंगे, कैसे गांव की आवश्यकता की पूर्ति की जाए। और फिर तीसरे दिन आपने हायर एजुकेशन में, जहाँ ये IIT और IT और बाकी जो कॉलेज और हायर एजुकेशन है, वहाँ के विद्वान इन नौजवानों को किस तरह से शिक्षित करके उनको इससे जोड़ने का प्रयास करें। यही है हमारा इस 3 दिन के सेमिनार का उद्देश्य। पर ये उद्देश्य पूरा कब होगा? जब हमारा दिल और दिमाग बनेगा। जब तक हमारा दिल और दिमाग नहीं बनेगा तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी ने केवल आपको ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के गांवों के प्रतिनिधियों को इस प्रकार की ओझाजी आप यहाँ कर रहे हो तो कोई दूसरी जगह और भी कर रहा है, सारे देश में इस प्रकार की व्यवस्था करी है कि किस तरह से आने वाली यूथ को हम उसकी शक्ति को पहचानने का मौका दें और उसे काम करने की क्षमता सिखाएं। तो इसी के लिए ये सारा का सारा जो अभियान जो चल रहा है, मैं सोचता हूँ हम लोगों का दिल और दिमाग, जैसा मंत्री जी ने कहा 8,000 और 12,000 में कंप्यूटर का एक अच्छा शिक्षक काम करने वाला आपके और मेरी दुकान पे नौकरी कर रहा है। कारण यह है कि हमको लगता है कि अगर हम ऐसी अच्छी नौकरी नहीं करेंगे तो हमारी शादी कोई नहीं करेगा। मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको, जबकि एक गांव का अच्छा सुशाली काम करने वाला व्यक्ति दिन में 4,000 रुपये आसानी से कमा लेता है, लेकिन चूंकि वो घिसता है, हमको लगता है ये छोटा आदमी है। अगर भारत को विकसित करना है ना, तो इन सब लोगों को काम में जोड़ना पड़ेगा, तो इस मैन पावर का उपयोग होगा। हमारे पास बहुत मैन पावर है, अगर सब हम अपनी अपनी जगह काम करें तो क्या हम कर नहीं सकते हैं? केवल और केवल सबसे ज्यादा मैन पावर हमारे खेती में लग सकता है। हम केवल बो करके चले जाते हैं और काटने वापस पहुंच जाते हैं। हमने ना तो उस जमीन को संभालने का प्रयत्न किया, ना उसको डेवलप करने का प्रयत्न किया। अरे एक आदमी 20 बाई 20 के टुकड़े में अच्छी सब्जी लगा करके भी अपना परिवार पाल सकता है यार। 5 जानवर रख करके भी उससे दूध के व्यवसाय से भी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। लेकिन चूंकि हमने सारी दिशाएं बदल दी, सोचने का मादा ही खत्म हो गया है। और इसलिए आप सबको और हमको यहाँ केवल भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया। देश के प्रधानमंत्री की उस पीड़ा को समझो। विकसित भारत, अमृत काल, शताब्दी वर्ष, हमारे पास सब टैलेंट है। आज दिन तक हम हथियार थे ना, बाहर से मंगाते थे ना। पीपी किट नहीं था इस देश के पास, दुर्भाग्य देखा। मतलब इस कोविड काल के अंदर पीपी किट नहीं हमारे पास, हमारे हॉस्पिटल की तैयारी नहीं। हम अगर मान लो उनको भर्ती करें तो उनको संभालेगा कौन? ऐसी स्थिति में से देश को निकालने के लिए उन्होंने जिस तरीके से काम किया और पहली बार अपने साइंटिस्टों को थपथपाया। करो, कोशिश करो, वैक्सीन बनाओ और स्वयं लेबोरेटरी में जाकर के उनके साथ खड़े रह करके उनकी हिम्मत को बढ़ाया, साधन जुटा के दिए, 2 वैक्सीन बनी। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गौरव का दिन था जब पहली बार हिंदुस्तान के साइंटिस्टों ने अपना वैक्सीन अपनी बूते पर तैयार किया और हम कोई नहीं बचाया, दुनिया को बचाने का काम किया। इसका मतलब टैलेंट तो है हमारे पास, टैलेंट में हमारे पास कोई कमी नहीं है ना। जो हथियार हम बाहर से मंगाते थे, आज हम स्वदेशी हथियार तैयार करने लगे और हथियार भी ऐसे बढ़िया तैयार की दुनिया मांग रही है कि आपका फ्लाइट हमको भी दो यार,
ये जो लड़ाकू विमान आपने तैयार किया तेजस, ये तेजस हमको भी दो, खरीदार तैयार हो गए। इसका मतलब हमारे पास टैलेंट है, दिमाग है, सोचने का दृष्टिकोण बदल गया, श्रम के प्रति अनादर शुरू हो गया। श्रम के प्रति अनादर नहीं हो तो हम इसी जमीन में से सब कुछ निकालें। आज गांव की आवश्यकता क्या है? अब कलकत्ता से बना हुआ नहाने का साबुन ही शरीर पर अच्छा लगता है क्या? क्या हम लोकल नहीं बना सकते? क्या लोकल का हम यूज नहीं कर सकते? लोकल फॉर वोकल क्यों कहा है? वो इसलिए कहा है कि स्वयं यहाँ बनाओ, वहां से आएगा जाएगा, हर सामान जाएगा, कितना बीच में खर्चा लगेगा, कितना वेस्टेज जाएगा। अपने उत्पादन अपन स्वयं नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। इस कॉन्फिडेंस को जगाने के लिए ये वर्कशॉप है। और जगाने वाली टीम कौन सी सेलेक्ट की है? जिसके पास मैन पावर आता है। यही विद्यालय है जहाँ से बच्चा तैयार होकर के आगे बढ़ता है, उसका दिल और दिमाग यहीं से तैयार होता है। यही जनप्रतिनिधि जनता के बीच में काम करके अपने अपने गांव को और अपने अपने क्षेत्र का विकास करते हैं। और यही हायर एजुकेशन की जितनी संस्थाएं हैं जहां इस उद्योगों को प्राथमिकता कैसे दी जाए, कैसे उद्योग डेवलप किए जाए, कैसे उद्योग वालों के साथ हमारे स्टूडेंट को मिलाया जाए, उनके आपस में कैसे चर्चा की जाए, उनके डिस्कशन से क्या चीज निकाली जाए, ये सारा का सारा मिला करके इसका प्रयोजन यही है। मैं सोचता हूँ ये जो नॉर्थ ईस्ट की जितनी स्टेट है, इस स्टेट का मेन पावर का उपयोग अधिक से अधिक करके इसी जगह में से अधिक उत्पादन हम कैसे कर सके। क्योंकि उत्पादन का जो सबसे बड़ा कोई नया रास्ता तो है नहीं, ये जमीन ही सबसे बड़ी उत्पादक है। यहाँ जो भी पैदा करोगे एक्स्ट्रा के रूप में पैदा होगा, बाकी जगह तो आप जितना डालोगे उसमें से कुछ ज्यादा बढ़ा करके पालोगे। पर यहाँ तो केवल मेहनत का पसीना डालना है, इसमें से सोना निकाल दे दो। तो जहाँ सबसे ज्यादा मैन पावर का उपयोग हो सकता है, जहाँ खेती को डेवलप किया जा सकता है, आवश्यकता के अनुसार कौन सी पैदावार की जाए, कैसे नहीं की जाए, पशुधन का उपयोग कैसे किया जाए जिससे से ज्यादा हमको उससे आर्थिक लाभ हो। ये छोटे छोटे जो कारीगर होते हैं गांव में 10, 15, 20 लोगों की आवश्यकता होती है। आज की तारीख में भी अच्छा ड्राफ्टमैन नहीं मिलता गांव में। आपको नक्शा बनाने के लिए गुवाहाटी आना पड़ेगा, मेरे मकान का नक्शा बनाना है, ढूंढते फिरते हो कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है। क्या हम ड्राफ्टमैन अपने गांव में तैयार नहीं कर सकते? क्या हम अच्छा कारपेंटर तैयार नहीं कर सकते? क्या हम सब चीजें तैयार कर सकते हैं? पर ये जो देखने का नजरिया है, आपको श्रम के प्रति सम्मान बढ़ेगा जैसे जैसे श्रम का अपने आप गति बढ़े। ये जो श्रम के प्रति अनादर करने का जो स्वभाव बनाना, उसने ही हमारे सारे के सारी विकास को रोक लिया। तो मैं सोचता हूँ भारत पहले भी आत्मनिर्भर था, आज भी आत्मनिर्भर बन सकता है। केवल और केवल हमारा ये जो माइंड सेटअप है, इस माइंड सेटअप को बदलना पड़ेगा। इस माइंड सेटअप के लिए ही ये वर्कशॉप है। और आपका माइंड सेटअप बदलेगा तो फिर उस बालक का बदलेगा, फिर उस यूथ का बदलेगा, फिर गांव के जनप्रतिनिधियों को बदलेगा। अब सबका मिला करके हम निश्चित रूप से अपने इस एक आध साल में ही, आप देखा ना, उन्होंने कहा 2027 में हम तीसरी शक्ति बनेंगे। मेरे हिसाब से अगर हम सब लोग इस दिशा में सोचने लगे और अगर काम करना सीखें, हम भले बड़े से बड़े ऑफिसर होंगे, पर अपने घर के अंदर ही 2 क्यारियों में सब्जी पैदा कर नहीं सकते क्या? कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? केवल और केवल टीवी के सामने बैठ करके केवल वो पिक्चर देखा, ये देखा, वो देखा, ये देखा। समय बड़ा बहुमूल्य है यार। समय आज आया चला जाएगा, कल का दिन देखोगे नहीं देखोगे पता ही नहीं। इतना जो मूल्यवान समय है, उस समय का उपयोग करना हमारी आने वाली पीढ़ी कैसे सीखे, उस समय के आधार पर वो ज्यादा से ज्यादा कैसे काम कर सके। तो हम सब लोगों की, कुछ लोगों की शक्ति के कारण से भी भारत 5वीं शक्ति बन गया। अगर हम सब लोगों की शक्ति उसमें मिल जाए तो हमें ये जो है ना 2047 की भी इंतजार नहीं करनी पड़ेगी। आप और मैं अपनी आंख से इस भारत को नंबर 1 का देश देख सकते हैं। ये ताकत इस देश में है, इसको पैदा करने की जरूरत है, इस वातावरण को बनाने की जरूरत है। तो मैं सोचता हूँ आप सबको यहाँ जो बुलाने के पीछे उद्देश्य है यह है कि आप नीचे तक इसको कैसे पहुंचा करके अपने मन मस्तिष्क को, जो अब तक जिस पर जंग लग गया है, उसको हटाया कैसे जाए और फिर से कैसे सोच बदले, ताकि हम सब लोग
भारत को विकसित भारत के रूप में देख सके। धन्यवाद।